ऑलरेडी 2 लेक्चर सीएम के अपलोडेड है चैनल पर। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं, गो एंड वॉच इट आउट राइट नाउ। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। साथ ही साथ चैनल पर रॉबर्ट्स फिलोसॉफी की सीरीज़ कंटिन्यू है। कुछ दिनों से लेक्चर्स नहीं अपलोड हो पा रहे, बट वी आर ट्राइंग सून कि हम लोग लेक्चर्स को जल्दी जल्दी से अपलोड करें। सेकेंड चीज़ जो है, रिपर्टरी का भी सीरीज़ चल रहा है। वी रियली नीड योर सपोर्ट टू ग्रो आवर चैनल एंड विल सर्व यू द बेस्ट। जो चैप्टर नंबर 11 है सीएम का, सीएम में हम लोग सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू देख रहे हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं आपको हर एक चीज़ पढ़ाऊँ। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप लोग कोई भी क्वेश्चन आए ना तो उसे मिस आउट ना करके आए, रिलेटेड ज़रूर लिख कर आए। मेडिसिन एंड सोशल साइंस, तो जैसा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग के चैप्टर्स में देखा है वैसा ही इसमें डिस्कस किया गया है। कम्युनिटी हेल्थ क्या है, क्लिनिकल मेडिसिन क्या है, एपिडेमियोलॉजी क्या है, वही सारे क्वेश्चंस हैं। लेकिन इसमें आप लोगों को डिफ्रेंसिएशन बताया गया है कि कम्युनिटी, सोशोलॉजी, सोसाइटी, इन सब में क्या डिफरेंस होता है। ये सब हमें देखने पर, पढ़ने पर सेम लगता है, लेकिन इनमें बहुत छोटा छोटा सा फ़र्क होता है। तो इनका सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन ही करना है। अब साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी का स्कोप क्या है, फिर ये जो छोटी छोटी सी डेफिनेशन हम लोग सेकेंड ईयर से करते आ रहे हैं, जैसे लर्निंग, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, आईक्यू, हैबिट्स, ये क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को डेफिनेशन वाइज आनी चाहिए। इसमें मोस्टली ये बताया गया है कि हमारे सोशलिज्म का, हमारे कल्चर का, हमारी कम्युनिटी का, हमारी हेल्थ पर, हमारी मेंटल हेल्थ पर, फिज़िकल हेल्थ पर क्या असर पड़ता है और कैसा असर पड़ता है। फिर इसमें डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए। तो आप सब लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम लोग फाइनल ईयर में आ चुके हैं, बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, खुद का क्लिनिक है, कोई हॉस्पिटल जा रहा है। तो एक डॉक्टर पेशेंट के बीच में कितना ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, कितना ओपेसिटी होना चाहिए, क्या रिलेशन होना चाहिए, हमें सबको बताएं। CPA के नाम से क्वेश्चन आता है, दैट इज़ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इसमें आप लोगों को राइट ऑफ पेशेंट लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में अगर 3-4 लाइन लिख दोगे तो भी चलेगा, लेकिन पेशेंट के राइट को आपको कम से कम 5-7 पॉइंट लिखना है। जब भी हम लोग कोई चीज़ को पॉइंट में लिखते हैं, नेवर मेंशन पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑन दैट। अगर आपने 5 पॉइंट्स लिखे, आपके पीछे वाले ने 10 लिखे हैं, आपने 10 लिखे, पीछे वाले ने 2 ही लिखे, तो बेचारे के मार्क्स कटेंगे या एग्जामिनर कंपेयर करता है। तो जब भी हम लोग कोई चीज़ पॉइंट में लिखते हैं, स्टार बना दिया, डॉट बना दिया, एक्सक्लेमेटरी मार्क बना दिया, हैशटैग बना दिया, ऐसा कुछ भी सिंबल बना दिया, लेकिन नंबर से नहीं दिखना है। सबसे ईजीएस्ट है डॉट्स बना करके या डैश मार्क लगा करके लिखते जाना है, नंबर नहीं डालना है 1 2 3 4, ठीक है। देन क्वेश्चन आता है अल्कोहल अब्यूज़ पर। अल्कोहल अब्यूज़ एक बहुत बड़ा टॉपिक बन चुका है हमारी सोसाइटी में, तो उसके बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए। चैप्टर नंबर 12 है एनवायरनमेंट एंड हेल्थ। बहुत ज़्यादा नई चीज़ें नहीं आई है इसमें। वाटर क्या है, वाटर के सोर्सेज क्या है, कहाँ कहाँ से पानी लिया जा सकता है, वाटर को सेव कैसे करना है, वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, वाटर रिलेटेड डिसीजेस क्या क्या है, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर क्या है, कैसे किया जाता है, क्या क्या मेथड है, क्लोरिनेशन क्या है, सुपर क्लोरिनेशन क्या है, OT क्या है, OTA टेस्ट क्या है। अब प्यूरिफिकेशन ऑफ स्मॉल स्केल बहुत बार क्वेश्चन आता है, और प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर ऑन लार्ज स्केल कम क्वेश्चन आता है, इसका एक आध पॉइंट आ जाता है, लेकिन प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर ऑन स्मॉल स्केल बहुत सारी बार ये क्वेश्चन आ चुका है। हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होता है, देन वाटर पॉल्यूशन की बताया, एयर पॉल्यूशन की, एयर पॉल्यूशन क्या है, एयर पॉल्यूशन के सोर्सेज क्या है, और एयर पॉल्यूटेंट्स क्या क्या है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, लेड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, कैडमियम, हाइड्रोजन सल्फाइड, ओजोन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, पीएच, ये सारे के सारे जो है ये सोर्सेस हैं एयर पॉल्यूशन के लिए। जब भी इनकी मात्रा एनवायरनमेंट में ज़्यादा होने लगती है, वी कंसिडर इट एज एयर पॉल्यूशन।
एयर पॉल्यूशन के इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं, एयर पॉल्यूशन को कैसे मॉनिटर किया जा सकता है और एयर पॉल्यूशन को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, साथ ही साथ डिसइंफेक्शन ऑफ एयर कैसे होता है, इसमें क्या क्या प्रोसेस है, दैट इज़ मैकेनिकल वेंटिलेशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, केमिकल मिस्ट एंड डस्ट कंट्रोल। उसके बाद आता है वेंटिलेशन, कि आप लोग जब भी अपना घर बनाते हैं तो उसमें क्या क्या देखते हैं। अगर फॉर एन एग्जांपल वी आर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग घर तो बनाने की औकात में नहीं है हमारी, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। तो हम लोग अगर रूम लेते हैं कहीं पर भी तो हम लोग क्या देखते हैं, किराया ऑब्वियसली कि मिनिमम हो, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी जो चीज़ आती है दैट इज़ हम लोग देखते हैं कि प्रॉपर सोर्स ऑफ वाटर हो, प्रॉपर सोर्स ऑफ लाइट हो, प्रॉपर सोर्स ऑफ एयर हो। अगर किसी रूम में एयर और लाइट ही नहीं आ रही है तो उस फ्रेंड के रूम पे जाते से ही दिमाग ख़राब हो जाता है। और किसी का फ्रेंड का रूम अगर छत पर है तो जो सुकून मिलता है, सो दैट सुकून इज़ ड्यू टू द वेंटिलेशन एंड लाइट ओनली। उसके बिना आपको घर में रहने का मन ही नहीं करेगा, बहुत बेकार सा लगता है। फॉर एन इंस्टेंस यू कैन लीव इन अ रूम विदाउट द लाइट और एयर, बट हमेशा वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो वेंटिलेशन क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है। फिर आता है नॉइज़ पॉल्यूशन क्या है, नॉइज़ पॉल्यूशन के इफ़ेक्ट्स क्या क्या है, सोर्सेज क्या, और नॉइज़ पॉल्यूशन को आप कैसे कंट्रोल करोगे। फिर रेडिएशन क्या है, रेडिएशन कितने टाइप की होती है, रेडिएशन से कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। फिर ये एयर, और ये इस पर इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते तो बहुत ज़्यादा वो नहीं देना है। देन डिस्पोजल ऑफ वेस्ट जो है इस पर थोड़ा सा चल रहा है, यूनिवर्सिटी ने ऐसा कुछ अपलोड नहीं किया है, लेकिन कुछ समय से क्वेश्चन पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। और अभी के जो बैच थी वो मुझे कहे थे कि दी ये वाले चैप्टर को हटा दिया यूनिवर्सिटी ने। तो एक बार आपके जो सीएम के टीचर हैं या कॉलेज के डीन है, एचओडी है, उनसे पूछना कि सर ये जो डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाला जो पूरा सेक्शन है क्या वो हटा दिया है। और मैं तो यही कहूँगी फॉर अ सेफ्टी पर्पस यूनिवर्सिटी कभी भी धोखा दे सकती है। यूनिवर्सिटी बिहेव्स लाइक आर एक्स, तो हमें कभी भी उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। एक बार पढ़ के ज़रूर जाना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है, कि वेस्ट को कैसे डिस्पोज करेंगे, एक्सक्रीटा को कैसे डिस्पोज करेंगे, ये लेट्रिन्स हैं जो आरसीए हैं और वगैरह वगैरह हैं, ये एक बार देख ज़रूर लेना, क्योंकि भाई साहब किसी का कोई भरोसा नहीं है। एक दो क्वेश्चन के पीछे हमारा पूरा पेपर बिगड़ जाए तो क्या ही मतलब है ना। तो एक बार ज़रूर पढ़ के जाइएगा। वैसे ये वाला सेक्शन हटा दिया गया है, एक बार कंफर्म ज़रूर कीजिएगा। 12 का आधा और 13 वाला इसका कंपेयर कीजिएगा कि हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट और ये वाला हटा दिए हैं, क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है डिज़ास्टर मैनेजमेंट, कि अगर अर्थक्वेक आया, वैसे बीइंग अ होम्योपैथ हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, लेकिन अगर बीइंग अ ह्यूमन आप किसी ऐसी जगह पे जहाँ अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, ड्रॉट आ गया, तो आप क्या करोगे। उसके पहले क्या कर सकते हो, जैसे पता चल जाता है हल्का सा कि आने वाला है, तो उसके पहले क्या करोगे, उसके दौरान क्या करोगे और उसके बाद में क्या करोगे। तो ये चैप्टर में बस वही सारी चीज़ें दी गई है। देखो जैसे अर्थक्वेक है, व्हाट टू डू बिफोर, ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक एंड आफ्टर एन अर्थक्वेक। इसमें हमें हमारी साइड से ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं करना है, लेकिन जो प्रिवेंटिव मेजर्स है जो हम लोग बचपन से क्लास 4th 5th से पढ़ते आ रहे हैं, बस वही सारी चीज़ें हैं। चैप्टर नंबर 15 है ऑक्यूपेशनल हेल्थ। अब ऑक्यूपेशनल एनवायरनमेंट मैन और फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट से घिरा हुआ होता है। ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स क्या क्या होते हैं, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, मैकेनिकल और साइकोसोशल। उसके बाद ऑक्यूपेशनल डिसीजेज़ क्या होती है, अलग अलग जगह पर काम करने वाले लोगों को अलग अलग समस्याएं होती हैं, अलग अलग परेशानियां होती है, तो वो कहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ का एटमॉस्फेयर क्या है, वहाँ क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं, इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो ये एक बार देख लेना है, ये चैप्टर करके जाना। 2 से 3 क्वेश्चंस इस चैप्टर से आते ही आते हैं। जेनेटिक्स एंड हेल्थ में माइटोसिस, मियोसिस, क्रोमोसोम्स एक बार देख लेना, बहुत ज़्यादा कोई क्वेश्चन आते नहीं हैं। पता नहीं कोई यूनिवर्सिटी वाला मेरा वीडियो देख रहा होगा तो बोलेगा अरे ये पेपर साइड कर रही है क्या, जो बोल रही है इसमें से आता है इसमें से नहीं आता है, बट सर वी हैव स्टडीड इट। और लगता है कि हाँ एक इंट्यूशन सा होता है। व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी इन माय फर्स्ट ईयर ना, मैं अपने
फ्रेंड्स को क्वेश्चंस बता देते थे कि कल एग्ज़ाम में ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। इवन हम लोगों के प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस में भी मैंने जो क्वेश्चंस कहे थे वही के वही क्वेश्चंस आए। मी एंड माय बेस्ट फ्रेंड वी वर लुकिंग एट ईच अदर स्टेयरिंग, और दूसरे टीचर हमें देख रहे थे कि ये लोग चीटिंग कर रहे हैं। मेन एग्जामिनेशंस में भी ऐसा ही हुआ था। मैंने जो पेपर बोला था उसमें से 85 मार्क्स का पेपर आया था। तो ऐसा इंट्यूशन हो जाता है। ओके, मेंटल हेल्थ क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है भाई? अगर मैं अभी आपसे बहुत अच्छे से बात कर रही हूँ, मीन्स आई एम मेंटली हेल्दी, अगर मैं मेंटली हेल्दी ना हूँ, मैं आपको गाली देने लग जाऊँ बात करते करते, तो क्या रिएक्शंस होंगे आपके? मैं आपसे बहुत ही अब्यूसिव तरीके से बात करने लग जाऊँ। तो इसलिए मेंटल हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपका स्थिर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके लिए भी और दुनिया के लिए भी। अब आपकी मेंटल हेल्थ कब कब बर्बाद होती है? जब आप किसी तरीके का नशा करते हैं, किसी तरीके के डिप्रेशन में होते हैं। डिप्रेशन इज़ नथिंग एल्स देन योर ओन थिंकिंग लेवल गोइंग टू द टॉप ऑफ एक्सट्रीम एंड डिस्ट्रॉइंग योर ओन कैपेसिटीज टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन व्हाट इज़ गुड फॉर यू एंड व्हाट इज़ बैड फॉर यू एंड नथिंग एल्स। और जो भाई साहब नशे में धुत है, जिसने दारू, भांग, गांजा, ओपियम या कुछ भी ले रखा है, उसे कुछ समझ ही नहीं पड़ रहा, तो उससे हम लोग क्या ही उम्मीद रखेंगे कि वो हमसे क्या ही अच्छे से बात करे या क्या ही करे? तो ये सारे कॉजेज होते हैं कि मेंटल हेल्थ आपकी खराब क्यों है। उसके बाद आता है हेल्थ इंफॉर्मेशन एंड बेसिक मेडिकल स्टैटिस्टिक्स। इसमें सेंसस क्या है, क्यों लिया जाता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स क्यों लेते हैं, डिसीज़ रजिस्टर हम लोग क्यों मेंटेन करके रखते हैं। हम लोग जो इतना डाटा कलेक्ट करते हैं, चाहे वो पॉपुलेशन का हो, चाहे वो पेशेंट का हो, चाहे वो किसी पर्सन का हो, या कोई भी अदर रिकॉर्ड हो कि आपके यहाँ लाइट क्या है, मीटर कौन सा लगा है, क्या उसका नंबर है, हम लोग इतने रिकॉर्ड्स रखते क्यों हैं, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में समझाई गई हैं। फिर हिस्टोग्राम, पिक्टोग्राम, इन पर एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही है, तो आप लोगों को ये अच्छे से करना है। मीन मोड मीडियन पर क्वेश्चन नहीं आता है, बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि वापस से मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, लेकिन शांति डॉक्टर्स, इतना ज़्यादा भी मैथ्स हमें नहीं पढ़ना है। डेफिनेशन पता होनी चाहिए, क्या होता है वो पता होना चाहिए, दैट्स इट। मीन क्या है? सबको लिया, जितनी भी क्वान्टिटीज़ थी उनको ऐड किया और डिवाइड कर दिया टोटल नंबर से, तो वो हमारा मीन आ गया। मीडियन, एग्जैक्ट बीच वाला जो नंबर रहेगा वो मीडियन हो गया। मोड, जो फ्रीक्वेंटली रिपीटेड वैल्यू है वो मोड होता है। चैप्टर नंबर 19, कम्युनिकेशन फॉर हेल्थ एजुकेशन। अगर हमें किसी भी चीज़ को या किसी भी मैसेज को सामने वाले तक पहुंचाना है तो उसके लिए क्या क्या बेसिक चीज़ें होगी? सबसे पहले तो होगा एक सेंडर, जो मैसेज को सेंड करेगा। दूसरा होगा रिसीवर, जिस तक हमें पहुंचाना है। तीसरा मैसेज, जो मैसेज हमें देना है। चौथा होगा चैनल, जैसे मैं हूँ सेंडर और आप लोग हैं रिसीवर, ठीक है। हम दोनों के बीच में एक मैसेज जा रहा है, जैसे मैं आपको सीएम बता रही हूँ कि इसमें ये है, तो दैट इज़ द मैसेज। चैनल क्या है? यूट्यूब एक माध्यम है जिसकी वजह से मैं आप लोगों तक पहुँच पा रही हूँ, नहीं तो कहाँ आप लोग मुझे जानते हो कि कौन है ये, होगी कोई, ठीक है, क्या चैनल मेडिको स्वामी। और उसके बाद जो आपके कमेंट्स आते हैं दैट इज़ द फीडबैक। तो कोई भी कम्युनिकेशन करने का ये तरीका होता है, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ टू वे कम्युनिकेशन इज़ ऑलवेज बेस्ट। तो अगर मैं आपको कुछ बोल के बता रही हूँ तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि आप चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस ज़रूर लगवाया करो यार। कुछ समझ आया, नहीं समझ में आया, अच्छा बना, बुरा बना, ये और ऐड करना चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए, आपने फालतू बकवास मत किया करो, ये किया करो, कुछ तो बोलो भाई, तो हम उसके अकॉर्डिंग फिर आगे काम करेंगे, ठीक है। तो कुछ ना कुछ क्रिया प्रतिक्रिया किया करो। अब इसके बाद हमने देखा, फिर आता है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। वन वे कम्युनिकेशन हमारा ऑलमोस्ट चलता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है रिप्लाई नहीं देते। मैं अगेन रिपीटिंग, टू वे कम्युनिकेशन इज बेस्ट। फिर आता है वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, फॉर्मल, इनफॉर्मल, विजुअल, टेली कम्युनिकेशन, ये सारे आते हैं। फिर बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है? अब देखो, आपके और मेरे बीच में तो ऐसा कोई बैरियर नहीं है, वी बिलोंग टू द सेम फील्ड, सेम एज ग्रुप, सेम क्लास, तो ऐसा कोई बैरियर है नहीं कि आप लोगों को। लेकिन हाँ,
जिन स्टूडेंट्स तक मैं नहीं पहुंच पा रही हूँ आप लोगों की वजह से, क्योंकि आप लोग चैनल को शेयर नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए एक बैरियर है कि जिसको पता चल गया वो आगे तक पहुंचा ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये बैरियर्स हो जाते हैं। फिर हेल्थ कम्युनिकेशन क्यों किया जाता है? अब मैं क्यों कम्युनिकेट कर रही हूँ आप लोगों से? क्यों? क्योंकि मुझे आप लोगों में अवेयरनेस लानी है इन रिगार्ड्स टू होम्योपैथी की। अगर आप लोग होम्योपैथी की पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लोग होम्योपैथी की प्रैक्टिस भी करो। काउंसलिंग के लिए, कुछ चीज़ बताने के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए हेल्थ कम्युनिकेशन या किसी भी तरीके के कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल।